हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब तक हमारी टेक्निकल टीम पीपीटी प्रिपेयर कर रही है तब तक हम लोग डायरेक्ट बुक से इस चीज़ को कुछ खबरें पढ़ लेते हैं। तो आज जो हम लोग खबर पढ़ने वाले हैं वो है पहलगाम से युद्ध विराम तक। तो क्या है खबर, आपको पता है कि पहलगाम में अटैक हुआ और पहलगाम में ये अटैक हुआ 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है। पहलगाम के एक पर्यटन क्षेत्र में एक भीषण आतंकी हमला हुआ जो कि पूरे भारत को झकझोर दिया। ठीक है। सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6 से 7 मई को, अर्थात लगभग 12 से 14 दिन बाद, यहाँ पर 6 से 7 मई की रात में एक प्रतिशोधी कार्यवाही की गई जिसको ऑपरेशन सिंदूर ये कोड नेम दिया गया। तो नाम याद रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर था। अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने लायक है। उसके बाद कहता है कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो भारत ने की, और 2019 में बालाकोट हवाई हमला किया। इस दोनों के बाद जो अभी 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने हमला किया है पाकिस्तान और पीओके पर, वहाँ पर भारत ये दिखाना चाहता है कि अब भारत जो है आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से हिचकिचाएगा नहीं। स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? तो बैसारन घाटी है अनंतनाग जिले में के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर। काफ़ी घूमने के लिए मतलब पर्यटन स्थान है बैसारन घाटी। वहाँ पर दोपहर लगभग 2:45 बजे बहुत सारे हथियार बंद दस्ते सेना की वर्दी में आते हैं और लोगों को मारते हैं, अंधाधुंध मारते हैं, और उनके धर्म भी पूछे जाते हैं, उनकी धार्मिक पहचान भी यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आशा करता हूँ पता ही होगी, इतनी न्यूज़ आप लोगों ने देख के रखी होगी। टोटल कितने लोगों की डेथ हुई ये याद रखिए कि 26 लोग की मृत्यु हुई। इसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक उसमें था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि किसने इसकी जो जिम्मेदारी है अटैक की वो किसने ली? तो ये टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, जिसका फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ठीक है। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो कि लश्कर तैयबा का ही मुखौटा माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में 4 आतंकियों की पहचान की, जिनके नाम यहाँ पर हैं अली भाई उर्फ तलहा, पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तानी नागरिक दूसरे जो हैं आसिफ फौजी हैं। तीसरा एक अनंतनाग का निवासी है आदिल हुसैन ठोकर, और पुलवामा का निवासी है एहसान। इन 4 व्यक्तियों की पहचान भारतीय जो खुफिया विभाग हैं उनके द्वारा, एजेंसियों के द्वारा की जाती है। इस सब हमले के बाद भारत ने अपनी संप्रभुता पर इसको हमला माना है, अपनी सॉवरेनिटी पर इसको चोट मानी है, और 22 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक में कई सख्त फैसले लिए गए। क्या सख्त फैसले लिए गए, तो क्रमशः इसको भी देख लेते हैं। जो सख्त फैसले लिए गए हैं मित्रों, उसमें 1960 की जो सिंधु जल समझौता है, जिसमें आईसीजे यानी कि इंडस, चिनाब और झेलम का जो जल है वो पाकिस्तान को जाता है, और जो आरएसबी है यानी कि रावी, सतलज और ब्यास का जो जल है वो भारत में आता है। इसको स्थगित करने का एक औपचारिक निर्णय यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। दूसरा है कि एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा के द्वारा इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। आपको पता है कि बहुत सारे लोग अटारी बॉर्डर जो है या वाघा बॉर्डर जो है, दोनों मतलब क्रमशः अटारी बॉर्डर हमारे साइड का है, वाघा उधर का है, तो इन बॉर्डरों पर जाते हैं देखने, जो भी वहाँ पर शाम को परेड इत्यादि होती है उसको, तो इन बॉर्डरों को भी जो है आम व्यक्तियों के लिए बंद कर दिया गया। अच्छा, वही बॉर्डर है जिससे जो है ट्रांसपासेस होते हैं, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग एक दूसरे के देश में पास वास लेकर के जाते हैं। फिर तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट काम की गई वो किया गया सार्क वीज़ा छूट योजना, जिसको SVES कहते हैं। इस वीज़ा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा को तात्कालिक प्रभाव से तुरंत वहां पर बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुखों को, और इसमें जो है हमले के दोषियों को दंडित करने के लिए उपयुक्त समय और स्थान चुनकर कार्यवाही करने के लिए कहा गया। इसमें थल सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के साथ बैठकें हुई, और इन बैठकों की परिणति जो है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में की गई। क्या है ऑपरेशन सिंदूर, एक बार और देखते हैं कि 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उसमें सुरक्षा बलों ने 6-7 मई 2025 की रात में ऑपरेशन सिंदूर परफॉर्म किया। उसमें 9 लक्ष्य स्थल थे। तो लक्ष्य स्थलों की संख्या कितनी है? 9 लक्ष्य स्थल हैं। 5 जिसमें से आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, और 4 लक्ष्य जो है पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित किए गए थे। जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब है, जैसे कि भारत में एक पंजाब है। जिन 4 क्षेत्रों में जो कि पाकिस्तान के अंदर है उनको चिन्हित किया गया था, उनके नाम है बहावलपुर, मुरीदके, शाकरगढ़ और सियालकोट के निकट। ये सभी स्थान लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है। साथ ही
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि इस आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को केवल ध्वस्त करना है। हम कोई भी भविष्य में लड़ाई के लिए किसी को उकसा नहीं रहे, यानी कि युद्ध भड़काने के लिए इसमें हम लोग कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। बस जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको समाप्त करने के लिए यहाँ पर कार्यवाही की जा रही है। उधर पाकिस्तान से बहुत सारे यूएवी भेजे गए, यानी कि ड्रोन भेजे गए, जिनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, और भारत ने अपनी बहुराष्ट्रीय रक्षा प्रणाली से इसको ध्वस्त कर दिया। भारत के पास एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, रशिया से लिया हुआ है और हिंदी में उसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। उसकी मदद से हमने जितने हवाई हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए उससे ध्वस्त कर दिया। इस एयर डिफेंस स्थल में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समन्वित सेंसर मिसाइल, एंटी ड्रोन तकनीक, सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल शामिल थे। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। तो ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि कितने आतंकवादी मारे गए। इसमें बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा का जो कमांडर है खालिद उर्फ अबू आकाशा, इसको मारा गया, जो कि कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति था। अगला जो व्यक्ति इसमें मारा गया वो लश्कर का एक अन्य शीर्ष प्रशिक्षक है जिसका नाम है मुदस्सिर खाडियान खास, जिसे मुरीद के पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर का प्रभारी माना जाता है। अगला जो व्यक्ति मारा गया वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश के ऑपरेशनल प्रमुख का पुत्र था। अगला इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 1999 IC 814 विमान अपहरण और 2019 के पुलवामा हमले के साजिशकर्ता में रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद भी 7 मई को मार दिए गए। तो जितने नाम अभी अब मैंने पढ़े हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे नाम पूछे जाने की संभावना कम है। हालांकि किस संगठन के व्यक्ति मारे गए हैं उनके नाम आप जरूर याद रखेंगे। जो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, वो ये है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो क्या पाकिस्तान ने भी कोई ऑपरेशन लॉन्च किया? तो हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम है बनियान अल मरसूस। तो नाम याद रखिएगा कि बनियान अल मरसूस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्यवाही की गई या जवाबी ऑपरेशन जो चला उसका नाम बनाया गया, जिसमें भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। और आपको पता होना चाहिए कि जो पूंछ का इलाका है वहाँ पर बहुत सारे जो बेस हैं, बंकर हैं भारत के, उस पर शेलिंग की गई। इस दौरान देश के कई सारे सैनिक और जवान भी शहीद हो गए, जिनकी संख्या 9 बताई गई। युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें। भारत पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित किया, जिसमें अमेरिका आगे आकर के ऐसा बार बार दावा कर रहा है कि उसने भारत और पाकिस्तान में निशस्त्रीकरण के लिए अर्थात युद्धबंदी के लिए यहाँ पर अगुवाई की या मध्यस्थता की। लेकिन एक्चुअली 10 मई 2025 को पाकिस्तान सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय DGMO राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके सीज फायर का प्रस्ताव रखा। सीज फायर वह स्थिति है जिसको युद्ध विराम कहा जाता है। इस बातचीत में पाक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात करके तनाव घटाने के लिए कहा है और उच्च स्तर पर संघर्ष विराम के लिए भारत को तैयार करने के लिए कहा है। युद्ध विराम की घोषणा कब होती है? तो 10 मई की रात को दोनों देशों के आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। एग्जैक्ट टाइमिंग अगर बात करें तो 10 मई 2025 को शाम 5 बजकर भारतीय समय से और 4:30 बजे पाकिस्तानी समय से जमीन पर, हवा में और समुद्र में सभी फायरिंग और सैन्य कार्यवाही को रोकने पर सहमति बनती है। फिर उसके बाद क्या हुआ मित्रों? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को 8 बजे शाम में अपने संबोधन में 4 सिद्धांत उद्घोषित किए। इस सिद्धांतों को भी याद रखेंगे, शायद मेंस की परीक्षा में ये सिद्धांत कहीं लिखने के लिए, कोट करने के लिए ज़रूरत पड़े। जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा। परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार्य नहीं होगा। आतंक शरणदाता राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे, अर्थात जो राज्य इसको आतंकियों को शरण देंगे वो राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जिस BSF जवान एक को पकड़ा जिसका नाम है पूनम कुमार शॉ। तो यहाँ पर 2 नाम आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है पूनम कुमार शॉ और उसके साथ में आपको
यहाँ पर याद रखना है, बनियान अल मरसूस जो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। परंतु ये जो पकड़ लिया था बीएसएफ का जवान, ये याद रखिएगा बीएसएफ टुकड़ी का जवान था और उसे 14 मई को रिहा कर दिया गया। 17 मई की बात है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की मतलब लड़ाई है उसमें 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। अब ये है क्या कि 7 प्रतिनिधि मंडल जो कि अलग अलग दलों से मिला करके हैं, उन्हें 59 सांसदों के द्वारा बनाया गया है और ये 7 समूह में विभाजित हैं और ये कुल 32 देशों जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश भी हैं उन्हें दौरा करेंगे। तो कौन कौन सदस्य हैं, इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व कौन कर रहा है? शशि थरूर कर रहे हैं जो कि कांग्रेस के हैं, रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं भाजपा के, संजय कुमार झा जदयू के हैं, बैजयंत पांडा भाजपा के, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके की, सुप्रिया सूले एनसीपी के, श्रीकांत एकानाथ शिंदे शिवसेना के। ये 7 जो है प्रमुख लीडर हैं जो कि अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। फिर बात आती है कि भारत की सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में हवाई बल के द्वारा यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कौन कौन सी हथियार प्रणाली यूज़ की गई थी। तो नाम याद रखेंगे, दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान, ठीक है। तो दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान प्रमुख विशेषता है इसकी स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार के साथ आता है। अगला है स्काल्प, स्काल्प को बोलते हैं स्टार्म शैडो क्रूज मिसाइल, ये भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रयोग की गई, इसकी उत्पत्ति यूरोपियन है। फिर हैमर प्रयोग किया गया, हाईली एजाइल्ड मॉड्यूलर एम्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज, ये फ्रांस के द्वारा लिया गया एक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रयोग किया गया हथियार था। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी एयरफोर्स के द्वारा प्रयोग की गई जो कि भारत रूस का संयुक्त उद्यम थी। फिर भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों में कौन कौन सी हथियार प्रणालियाँ थीं? तो स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशंस जो कि भारत ने इजराइल के साथ मिल करके एल्बिट सिस्टम या अल्फा डिज़ाइन के साथ बनाया था। IAI हारोप लोइटरिंग म्यूनिशन, ये इजराइल के साथ भी भारत ने बनाया था। पाकिस्तानी प्रतिशोध से बचाव के लिए वायु रक्षा प्रणालियाँ क्या क्या थीं? तो S-400 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया जा रहा है, उत्पत्ति इसकी रूस से है। आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्योंकि आकाश ऊपर होता है तो सरफेस टू एयर जाना पड़ेगा, जो कि भारत के DRDO द्वारा बनाई गई थी, इस मिसाइल का भी प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार जो हमारी न्यूज़ थी कि किस तरह से पुलवामा अटैक हुआ और किस तरह से उसका बदला लिया गया, किस तरह से कमेटियां गठित हुई, किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उधर रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने किस तरह से अपने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस को अंजाम दिया। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, क्या है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई है। तो ये जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत इस सेमीकंडक्टर के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए, और आत्मनिर्भर होने के लिए भारत सरकार एक मिशन मोड में काम कर रही है। तो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम जो कि 76,000 करोड़ रुपए के तहत इस इतने इन्वेस्टमेंट के साथ चिप निर्माण संयंत्र जिसको बोलते हैं फैब और असेंबली टेस्ट यूनिट को लगा रहा है या वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है। इस हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई और ये मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। यानी कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है वो दूसरा जो मिशन है सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, उसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है टोटल? तो 76,000 करोड़ रुपए के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को जो है लाया जा रहा है और इसमें जो भी चिप निर्माण संयंत्र हैं, असेंबली टेस्ट यूनिट हैं, उनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्मरणीय तथ्य ये है कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये पहली, दूसरी, तीसरी नहीं है, 5वीं नहीं है, 6ठी जो है सेमीकंडक्टर यूनिट होगी। साथ में बात करता है कि इसकी स्थापना कौन कर रहा है? तो HCL कर रही है और फॉक्सकॉन कर रही है। फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? तो ये ताइवान की कंपनी है और HCL आपको पता होगा कि भारत की कंपनी है। ये कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको येडा बोल रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, में जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक इसकी स्थापना करेंगी, जो ये यूनिट बनने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो कंपनियां हैं HCL और फॉक्सकॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं।
आगे देखते हैं कि क्या बात करती है कि जो भी टीवी यूनिट, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले, जिसमें भी हम लोग उपयोग करते हैं डिस्प्ले ड्राइवर चिप, उसका निर्माण जो है ये दोनों कंपनियां मिलकर के करेंगी और 20,000 वेफर्स प्रति माह उत्पादन का एक लक्ष्य या उद्देश्य इनका है। और इस संयंत्र का जो वाणिज्यिक उत्पादन है यानी कि कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो 2027 तक शुरू होगा। इससे पहले जो टोटल 5 और सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं या टोटल जो 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं जिनको स्वीकृति मिली है वो कहाँ कहाँ हैं और क्या नाम है, एक बार याद रखते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या विच वन इज ऑड, या कौन सा गलत है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है, पहला दिया है माइक्रॉन ATMP, गुजरात के साणंद में है। दूसरा है टाटा का PSMC फैब, धोलेरा के गुजरात में है, ताइवान के साथ ये लगा था, ठीक है। फिर है TSAT टाटा का ATMP, मोरीगांव असम में है, ठीक है। फिर अगला आता है यहाँ पर CG रेनेसास स्टार ओसैट, गुजरात के साणंद में ये भी है। अगला है कैनेस सेमिकॉन ओसैट, भारतीय कंपनियों द्वारा ये भी लगाया गया गुजरात के साणंद में। और येडा यूपी में ये 6वां HCL फॉक्सकॉन लैब लगाया गया है, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट होगी, ठीक है। और फॉक्सकॉन का यह भारत में पहला चिप निवेश है। आगे इसमें न्यूज़ कहती है कि केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने 13 मई 2025 को रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिज़ाइन केंद्र नोएडा और बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किए। भारत पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिज़ाइन का कार्य करेगा। इससे पहले हम 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर पर डिज़ाइन कर चुके हैं चिप की। अब हम लोग 3 नैनोमीटर पर डिज़ाइन कार्य करने वाले हैं, जो कि एक नई सीमा है और भारत इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित है। अगली एक खबर है, देखिए ये जो खबर है जननी सुरक्षा योजना, उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जननी सुरक्षा योजना से अगर प्रश्न नहीं पूछा, फिर भी इसके अंतर्गत 7-8 ऐसी योजनाएं दी हुई हैं कि निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि एक प्रश्न आप RO या आगामी UPPCS परीक्षा में यहाँ से देखेंगे ही देखेंगे, इसीलिए इसको जरूर से अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि आय दृष्टि बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे चैनल पे, मतलब मुझे लगता है हज़ारों चैनल पर पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि गबर गबर सारी न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। जो भी लिखा हुआ है एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, ये कोई ढंग से पढ़ाई नहीं है। आप मूलभूत तत्वों को समझिए कि जिससे प्रश्न आते हैं। फालतू का डेटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जब PPT की क्लास ली तो अगर आप उसको मूल दृष्टि वाली बुक से मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अंकीय डेटा जो हैं, मतलब कि जो वहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि अगर न्यूमेरिक्स वैल्यू पूछ भी लेगी तो अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं अर्थव्यवस्था या बजट के डेटा के अलावा आप कुछ याद रख पाएँ, ऐसा काम बस मेंस में किया जाता है। प्री के लिए वो फैक्ट याद किए जाते हैं जो कि 100% आपको आने की गारंटी होते हैं और उसको आप करके भी आएँ, ये भी बात होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए ये शुरू की गई योजना थी, जो कि 9 मई 2015 को आई थी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को यही याद रखना है कि आई कब थी, तो 9 मई 2015 को जन सुरक्षा योजना आई थी। इस समय केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं लाई थीं, जिसमें से एक थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से जानते होंगे, PMJJBY के नाम से भी जानते होंगे। दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को PMSBY के नाम से भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और तीसरी है अटल पेंशन योजना यानी कि APY। इन तीनों योजनाओं का जो लाने का मूल उद्देश्य था वो ये था कि बहुत सारे निम्न आय के या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, यानी कि जो जिन लोगों को नियमित सैलरी नहीं मिलती है, कभी काम पे गए तो मिली, नहीं गए तो नहीं मिली, ठीक है, तो उनको असंगठित कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के बहुत सारे ऐसे लोअर तबके के लोग हैं जिनके पास कोई इंश्योरेंस या कोई बीमा नहीं है। उन्हें जो है वंचित लोगों को मामूली प्रीमियम दे करके तरह तरह का बीमा कराना, जैसे जीवन बीमा कराना जिसमें लाइफ कवर होती है कि आपकी अगर असामयिक डेथ हो गई तो आपको पैसे मिलेंगे आपके परिवार को। दुर्घटना बीमा की अगर दुर्घटना हो जाती है तो इलाज कराने के लिए एक्सीडेंटल टाइप का जो है इंश्योरेंस हो जाएगा। या नियमित पेंशन कि आप जब रिटायर हो गए 50 की एज के 60 की एज के बाद, या काम करने योग्य आपकी शरीर नहीं बची, तो आपके खर्च के लिए, आपके जीवन यापन के लिए कम से कम 2,000, 3,000, 5,000 रुपए के हिसाब से, जैसा आप अंशदान करेंगे उस हिसाब से कुछ नियमित पेंशन आपको मिले। ये जो है विज़न था यहाँ पर, जिससे कि हम लोग जो भी समाज के अछूते तबके हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आए।
स्मरणीय तथ्य क्या है कि 9 मई 2025 से शुरू हुई थी, तो इसके 10 साल पूरे हो गए 9 मई 2025 को, मतलब 15 में शुरू हुई थी तो 2025 को इन तीनों सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं पर 10 वर्ष पूरे हो गए। अब देखिए इसका यूज़ हम मेंस में भी कर सकते हैं। मेंस में कैसे कर सकते हैं कि अगर जो है सामाजिक सुरक्षा को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो हम लोग वहाँ पर 3 जो योजनाएं हमने पढ़ रखी हैं, जिसमें आपका अटल पेंशन योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन तीनों का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है धनराशि का आवंटन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लिखता है कि अप्रैल 2025 तक PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि तीनों इस योजनाओं के अंतर्गत 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा नामांकन किसके लिए है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन है। देखो एग्जैक्टली डेटा मैं याद करने की सलाह कभी किसी को नहीं देता हूं, आपको एक अनुमानता बता दिया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मैक्सिमम नामांकन है और मिनिमम नामांकन है अटल पेंशन योजना में, जो कि 7.6 करोड़ के आसपास है। अगला पॉइंट इसमें क्या देखते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है और 1.57 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। मतलब ये सहायता प्रदान की जा चुकी है। टोटल कितने लोगों ने लाभ उठाया है? तो 51 करोड़ लोगों ने लाभ उठाया है। भारत की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 1.5 अरब है, यानी कि उसका 1/3 लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। फिर बात आती है कि APY की, तो 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया है, जिससे कि बुढ़ापे में उनको नियमित पेंशन मिल पाए। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं। अब ये पॉइंट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, या कोई क्वेश्चन अगर मेंस में भी पूछेगा तो भी आप इसको बता सकते हैं। तो ये डेटा याद करना है, इसको मैं स्किप करने के लिए नहीं बोलूँगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कुल 10.66 करोड़ महिलाएं जो है नामांकित हैं, और वहीं जिसमें से 7.08 करोड़ नामांकन PM जन धन योजना खाता धारकों के हैं, यानी कि इन 10.66 में जन धन वाले 7.08 है। फिर यहाँ पर 2-3 डेटा और लिखा हुआ है कि सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, ठीक है, जिसमें से 17 करोड़ जन धन खाते हैं। अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं हैं। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इससे प्रश्न आना निश्चित है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो आपको बस ईयर याद करना है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे पहला है, जब भी सुरक्षा योजनाओं की बात आएगी तो पहली योजना जो है यहां पर याद करने के लिए वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको PMSYM भी लिखते हैं, श्रम योगी मानधन योजना, जो कि 2019 में आई थी। व्यापारियों और स्वरोजगारियों व्यक्तियों के लिए NPS, ठीक है ना, NPS ट्रेडर्स यानी कि न्यू पेंशन स्कीम ट्रेडर्स के लिए आई थी 2019 में। अगला है PM किसान, ये 2019 में आई थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना PMMVY 2017 में आई थी। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री VVY 2017 में आई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में आया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, जो कि मैंने करा रखे हैं आपको, RO के लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करा रखे हैं, अगर आपने खुद से वो प्रश्न पत्र देखे होंगे या मेरे ही वीडियोस देखे होंगे, तो आपको पता है कि स्वास्थ्य मिशन के ऊपर, जननी सुरक्षा के ऊपर, वय वंदन योजना के ऊपर, PM किसान के ऊपर और श्रम योगी मानधन के ऊपर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये कोई फेक फ्रॉड बात नहीं। आप जा करके अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न पूछे गए हैं, और एक बार नहीं, बारंबार पूछे गए हैं। मैं कह सकता हूं कि कम से कम 5 बार इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है। तो ये पॉइंट आप अगर याद करते हैं तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर आगे भी, मतलब जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं कि आखिर में जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। ठीक है, तो ये चूंकि मेंस का पर्सपेक्टिव होता है तो बस हल्की फुल्की चीज़ें देख करके आगे चलेंगे। ये एक बीमा योजना है जो किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर, किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंक अथवा डाकघरों के
खाता धारक हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का एक वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है, केवल 2 लाख रुपए का। और टर्म जीवन कवर ये होता है कि मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम देय होगा, जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही कट जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखों की पूर्ण अथवा अपूरणीय क्षति या पैरों को उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए मिलती है। यानी कि अगर आप एक गंभीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कुल 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसकी शर्तें यहाँ पर मेंशन है। यद्यपि एक आंख की दृष्टि और पूर्ण अथवा अपूरणीय क्षति होने पर, एक हाथ अथवा एक पैर की हानि होने पर 1 लाख रुपए हो जाती है। ये धनराशि जो 2 लाख रुपए है, अगर एक आंख का अंधा होगा कोई तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, एक हाथ का लूला होगा तो 1 लाख रुपए, और एक पैर का लंगड़ा अगर होता है, मतलब मैं शब्द बस ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच व्यक्ति को 20 रुपये प्रीमियम देना होता है। आगे चलते हैं, इसी न्यूज़ के बारे में और देखते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है। तो ये अटल पेंशन योजना नागरिकों के लिए, खासकर भारत के नागरिकों के लिए, और उसमें भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। ये जो पैसे हैं वो योगदान के आधार पर, यानी कि जितना पैसा आप डालेंगे उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है। अगली एक मीटिंग हुई है वेब्स मीटिंग, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, बट मुझे लगता है कि इसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, तो उसी प्रकार इसको तवज्जो देकर के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वेब्स 2025 समिट। तो विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको वेव्स नाम दिया गया है, इंग्लिश में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बोला जा रहा है। हो क्या रहा है कि देखिए, कुल मिलाकर के इंटरटेनमेंट के जो भी विविध आयाम है, यानी कि जिस माध्यम से भी इंटरटेनमेंट होता है, चाहे वो संगीत हो, फिल्म मीडिया हो, संगीत हो, गेमिंग हो, एनिमेशन हो, इस सब के लिए मुंबई में जो जियो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई। इस आयोजित मीटिंग में कई सारे देशों के साथ, अब ये जो मीटिंग हुई है, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें कहते हैं कि रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव कहा जाता है। ठीक है। तो क्रिएटिव क्या चीज़ है ये समझ में आ गई। इसी को ऑरेंज इकॉनमी भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कोट लिख रखा है, मतलब एक बात लिख रखी है कि प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा कि ब्लू इकॉनमी क्या है, ठीक है ना, ऑरेंज इकॉनमी क्या होगी, ठीक, वाइट इकॉनमी क्या है। इस तरह से 3-4 अलग अलग ऑप्शन दे देगा और उसके सामने कह देगा कि कोई क्रिएटिव चीज़ है, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करती है, तो वो कौन सी है, ठीक ना, जो मतलब मछलियों इत्यादि सामुद्रिक जीवों को बेचने से या उनको पालने से जो इकॉनमी बूस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, तो ब्लू इकॉनमी। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर कहता है कि इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन अर्थात वेव्स जो है वो मुंबई में आयोजित किया गया। तो मैंने आपको बताया है कि मुंबई में आयोजित हुआ है। कब से कब तक हुआ है, तो 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। सम्मेलन की परिकल्पना, जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी चीज़ है यहाँ पर, वो है सम्मेलन की परिकल्पना। क्या है, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो भी क्रिएटर्स हैं, रचनाकार हैं, उनको जोड़ना और फिर देशों को जोड़ना, इस मूल मंत्र के साथ जो है सम्मेलन की परिकल्पना की गई। फिर बात आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवप्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता एक साथ जो है वैश्विक प्रतिभा और रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। तो इसको आयोजित किसने किया है, कौन कौन मिलकर इसका आयोजन किया है वेव्स 2025 का, तो पहला है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और दूसरा है महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय जब महाराष्ट्र सरकार के सहयोग पाती है तो वेव्स का यहाँ पर आयोजन करती है। इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि वर्ष 2029 तक 50 अरब डॉलर हम लोग जो है बाजार से अर्जित करेंगे। तो एक ये जो लक्ष्य रखा गया है, इससे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है और फंसाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि भारत मतलब ऐसे आपको प्रश्न दे देगा कि भारत ने वेब्स मंच से वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है।
तो आपको पता है कि अब ये गलत हो गया स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वर्ष 2029 तक रखा है, वर्ष 2030 तक SDG का गोल पाने का लक्ष्य रखा गया था। उसके साथ ही 2040 तक क्या रखा गया, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी इसके पहले की न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि 2040 तक के लिए क्या लक्ष्य रखा गया। फिर आता है कि भारत पवेलियन की ओर से कला से कोड तक एक थीम लेकर के आई गई, जिसमें भारत की प्राचीन जो स्टोरी टेलिंग या जो सुनाने वाली कहानी सुनाने की परंपरा है, उससे लेकर के आधुनिक मीडिया के विकास को 4 अनुभवों में बांटा गया। 4 अनुभागों में, अनुभाग क्या थे? श्रुति था, कृति था, दृष्टि था और क्रिएटर्स लीप था। ठीक है, तो प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है कि भारत पवेलियन किस थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा को लेकर के आई? तो नाम है उसका कला से कोड तक। ये हो गया थीम का नाम। फिर पूछेगा कि भारत पवेलियन कला से कोड तक विकास की जिन आधुनिक मीडिया से विकास की जिन 4 यात्राओं की बात करते हैं, या विकास की जिन यात्राओं की बात करते हैं, उन्हें 4 अनुभागों में बांटा गया। जिन निम्न में से कौन सा अनुभाग नहीं है? तो दे देगा श्रुति, कृति, दृष्टि और चौथा दे देगा वृष्टि। तो यहाँ पर क्रिएटर्स लीप है, याद रखिएगा, 1 इंग्लिश 3 हिंदी। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अगला कहता है कि ग्लोबल मीडिया डायलॉग भी यहाँ पर हुआ, जिसमें 77 देशों की भागीदारी हुई। ठीक है, साथ ही IICT यानी कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना को औपचारिक रूप भी दिया गया। ठीक है, फिर मुंबई में स्थापित हो रहा राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGCXR सेक्टर को समर्पित होगा। चलिए, फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटनबरी संस्थान और भारत के फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित किया। तो ये भी एक बात हुई कि न्यूजीलैंड के कैंटरबरी संस्थान जो है और भारत का फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव जो है, ये दोनों मिलते हैं और न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव साथ में पारित करते हैं। अगली बात यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे प्रश्न मुझे लगता है कि आने की संभावना होगी, लेकिन UPSC स्तर का प्रश्न आ सकता है, या मोर देन 1 लाइन का अगर प्रश्न बनाए UPPCS तो ये प्रश्न आ सकता है कि भारतीय कंपनी है OML यानी कि ओनली मच लाउडर, और रूस की कंपनी है गैज़प्रॉम। तो मैं दोनों चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। भारतीय कंपनी है OML ओनली मच लाउडर, और गैज़प्रॉम है रशियन कंपनी। ठीक है ना, ये दोनों जो है एक द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौता करती हैं और साथ में को प्रोड्यूस करना चाह रही है, यानी कि सह उत्पादन। किसके सह उत्पादन के लिए? कॉमेडी और संगीत शो के उत्पादन के लिए इन दोनों में क्या हो रहा है? MOU हो रहा है। किसके किसके लिए? तो सह उत्पादन करेंगे। किसकी सह उत्पादन करेंगे? कॉमेडी का करेंगे और संगीत शो का करेंगे। ठीक है ना, तो 2 कंपनियां याद रखेंगे, गैज़प्रॉम है आपके रशिया की, और वहीं भारत की जो कंपनी है वो है OML यानी कि ओनली मच लाउडर। ठीक इसी तरीके से जो कोरिया की प्रमुख कंपनी है CJENM, उसने अमेजन प्राइम वीडियो के साथ एक साझेदारी की घोषणा इसी मंच पर की है। अब क्या होगा कि अमेजन प्राइम वीडियो कहता है कि CJENM की जो भी बेस्ट वेब सीरीज़ होंगी या जो बेस्ट कंटेंट होंगे, उनका वैश्विक वितरण हम लोग करेंगे, यानी कि अमेजन प्राइम के जरिए वो विश्व में वितरित होंगी। आगे इसके अलावा इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधुरानी, जो कि लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। देवी चौधुरानी जो है ये लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसको जो है पहली भारत की भारत UK आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। तो ये थी न्यूज़ वेब्स की। अगली न्यूज़ है यहाँ पर दोस्तों की नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये विवाद शुरू हुआ जब सर्व शिक्षा अभियान जो कि SSA है और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को कुछ फंड मिलता था। लगभग उस फंड की वैल्यू थी 2152 करोड़ रुपए। ये नई शिक्षा नीति को ना स्वीकारने के कारण रोक दी गई और फिर समझ में आया तमिलनाडु को कि भाई ये विवाद किस कारण से हो रहा है। तो ये त्रिभाषा सूत्र को फिर से अंतरराष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया गया है। क्या है त्रिभाषा सूत्र? उसके अनुसार तो कारण क्या है इसका? तो तमिलनाडु का जोर जो है वो शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति कहती है कि त्रिभाषा फार्मूला होना चाहिए, जिसमें मातृभाषा अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। इस प्रकार जो भी मातृभाषा है वहाँ की और अंग्रेजी है, उसके अलावा वहाँ पर एक हिंदी
हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो भाषा हिंदी ही हो, अपने पसंद की कोई भी भाषा हो सकती है। अगला स्मरणीय तथ्य कि संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने भी 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में निधि स्थगन को असंवैधानिक एवं संघीय भावना के विरुद्ध बताया था। यानी कि जो ये पैसे देने से मना किया गया है, निधि का स्थगन किया गया है, वो कहीं ना कहीं संसद की स्थायी शिक्षा स्थायी समिति ने इसको भी जो है संघीय भावना के विरुद्ध बताया था। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ कह दिया था, क्या साफ कह दिया था, कि जब तक तमिलनाडु एनईपी 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक फंड जारी नहीं होगा। यानी कि परेशानी तमिलनाडु के साइड से भी है कि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसे लागू नहीं कर पा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से यह मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया है कि पैसे की आनाकानी के कारण केंद्र ऐसा कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं, जिन्होंने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया है कि ये कहीं ना कहीं लिंग्विस्ट ब्लैकमेलिंग है। ठीक है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी राज्य को एनईपी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी निर्णय केंद्र के पक्ष में नहीं दिया। नई शिक्षा नीति 2020 का एक परिचय देखते हैं, क्योंकि प्रश्न आने की संभावना अब इससे बन जाती है। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र में तीसरा बड़ा सुधार है। इसके पहले कब आई, तो इसके पहले 1968 और 1986 में शिक्षा नीति आ चुकी है। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता थी इस समिति को, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने अध्यक्षता की थी इस नई शिक्षा नीति की, तो के कस्तूरीरंगन ने अध्यक्षता की थी जो भी समिति बनी थी उसकी। और इस नीति का लक्ष्य था कि 2040 तक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति भारत को बना देंगे। तो 2040 का जो लक्ष्य मैंने आपसे पूछा था वो आगामी न्यूज़ में यहाँ पर मिल चुका है कि वैश्विक ज्ञान महाशक्ति भारत को बना दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया था। इसके अनुसार क्या कहा गया कि पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा होनी चाहिए, और तीसरी भाषा अन्य कोई भारतीय भाषा होनी चाहिए। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए हिंदी ही होगी। ठीक है। इस प्रकार 3 भाषा फार्मूला या यहाँ पर ट्राई लैंग्वेज फार्मूला दिया गया। क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगा कि ऊपर का जितना भी हमने पढ़ा उससे प्रश्न पूछे ना पूछे, नीचे के दिए हुए करीबन 15 आर्टिकल से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो पेपर में आने का जो पॉइंट है वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला, अनुच्छेद 120 क्या कहता है, जो सेंटर के अधीन में आता है, यानी कि केंद्र से संबंधित जो 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल है उसके बीच में आ रहा है, यानी कि केंद्र से संबंधित कोई आर्टिकल है। कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो अनुच्छेद 120 ये बताता है कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। दूसरा आर्टिकल आता है अनुच्छेद 210, उसी का ठीक मिरर है, तो ये कहता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो सीधी सी बात है कि 120 से 90 अधिक है, तो ये बताता है कि विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। तीसरा आता है 343, इसमें संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसी बात बोली गई है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 343 जो है वो 343 से लेकर के 351 तक आता है आपके पार्ट 8 में। ठीक है, चलते हैं अगला हम लोग देखते हैं इसमें अगला आर्टिकल क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 343 के बाद आर्टिकल 344 है, जो राजभाषा के संबंध में एक आयोग की बात करता है। तो राजभाषा के संबंध में आयोग 344 आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, तो राज्य के बारे में 345 में दिया हुआ है। और 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या होगी, ये 346 में दिया हुआ है। तो क्रमशः हम लोग देखेंगे, पहले तो 343 में कहता है कि एक हिंदी जो कि राजभाषा है और देवनागरी एक लिपि होगी। 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग, और 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होंगी। 346 कहता है कि अगर एक राज्य दूसरे राज्य से कांटेक्ट कर रहा है, पत्राचार कर रहा है, तो उसके बीच की राजभाषा का प्रयोग क्या होगा। अनुच्छेद 347 कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि को लेकर प्रयोग करने वाली भाषा का प्रयोग
348 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जम्बल्ड क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, या कौन सा निम्न में से गलत है, तो वहां इस तरह के आर्टिकल बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल्स अगर आपको याद हैं तो केवल एक ही प्रश्न के टिक करने पर आपको चारों का आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न है अगला जो आर्टिकल है वो है 349, जिसमें भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। 350 कहता है कि शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350(1) कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी आर्टिकल है कि प्राथमिक स्तर पर किस मातृभाषा में सुविधा देनी चाहिए, वो 350 क में वर्णित है। 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या अधिकारों की बात की जा रही है। 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ खत्म हो जाती है, जो कि त्रिभाषा के सूत्र को लेकर विवाद उत्पन्न की थी, और ये विवाद है तमिलनाडु राज्य के साथ। तो इतनी बातें याद रखेंगे। हुआ क्या था कि जो लगभग 2.25 करोड़ रुपए का धनराशि है, या 2152 करोड़ रुपए की जो समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री के अंतर्गत लाभ मिलने वाली धनराशि है सरकार की तरफ से, वो 2152 करोड़ रुपए रोक दिए गए, और इस कारण से विवाद उपजा है। अगला स्टार्ट होता है न्यूज़ जो हमारा है, वो है विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। यानी कि बन तो रहा था, लेकिन अब ये पूर्ण रूप से सुचारू होगा तो राष्ट्र को समर्पित हो गया है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो खबर क्या है, सबसे पहले उस पर चलते हैं। कहाँ स्थित है ये विजिंघम पोर्ट जो है, तो विजिंघम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, अरब सागर के तट पर है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत या दुनिया के व्यस्तम शिपिंग मार्गों यानी कि पूर्वी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है, यानी कि स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विजिंघम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो व्यस्ततम शिपिंग मार्ग है उसका नाम भी याद रख सकते हैं, पूर्व पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैरीटाइम गलियारा, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं। कि विजिंघम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है, ठीक है। तो अंडरलाइन करते हुए चलते हैं इसको कि समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिनकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कहीं एक कुछ स्थानों पर 24 मीटर भी होती है। प्रारंभिक क्षमता में लगभग 10 लाख TEU प्रतिवर्ष है, जिसे आगे चलकर 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न आता है कि सर ये आप TEU क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। अब ये क्या होता है, जो पिक्चरों में आपने बड़का बक्सा देखा होगा ना, जो इधर से उधर तक जाता है, ये वाला देखिए, ये, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं 20 फीट कंटेनर या 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। अब ये 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट जो है ये A1 TEU के बराबर है, ठीक है ना। अगर ये 20 फीट का कंटेनर है तो 1 TEU के बराबर है, और अगर 40 फीट का है तो 2 TEU के बराबर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर कितने फीट की बात की जा रही है। यहाँ पर 10 लाख TEU प्रतिवर्ष की बात की जा रही है, जिसे आगे बढ़ा करके 72 लाख TEU सालाना करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का नाम है MSC यानी कि मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। इसने यूरोप एशिया रूट की जेड व ड्रैगन सेवाओं में विजिंघम को शामिल किया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है। तो ये भी पॉइंट नोट करने लायक है कि जो सेकंड सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है उसने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड और ड्रैगन सेवाओं में विजिंघम को शामिल किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से ये अभी जुड़ चुकी है। विजिंघम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसमें कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 2028-29 तक खर्च किया जाएगा। अभी इसमें और भी काम किए जाने बाकी हैं। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह और केंद्र सरकार सभी साझेदार रहे हैं। तो ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा जा सकता है
कि विजिंगम पोर्ट के बनने में या वित्तीय ढांचे में कौन कौन साझेदार है। तो केरल सरकार ने कुछ पैसे दिए हैं, अडानी समूह ने पैसे खर्चे हैं और केंद्र सरकार ने पैसे लगाए हैं लगभग 5,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा, 2,454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स द्वारा, लगभग 817 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए हैं, जिसको VGF भी कहते हैं। ठीक है। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन और प्रबंधन वर्ष 2060 तक करेगा। तो जब तक अडानी रहेंगे तब तक तो कम से कम अपने देखरेख में अडानी इस पोर्ट्स को चलते हुए जरूर देखेंगे। बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला न्यूज़ जो हम लोग का है वो है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। तो अगर इस पर प्रश्न पूछता है तो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछेगा, इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली स्थिति नहीं है, सीधा सा एक न्यूज़ है और उसे सीधी तरीके से हम लोग को पढ़ लेना है। हमें पढ़ना है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या होता है, यूनेस्को जारी करती है, कब से जारी कर रही है। तो 1992 से या 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों यानी कि जो भी वैल्यूएबल आर्चीव होल्डिंग है, ठीक है, और पुस्तकालय संग्रह यानी कि लाइब्रेरी कलेक्शन है उसका संरक्षण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना। तो दो काम करती है ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम कि जो भी मूल्यवान पुरालेख है यानी कि वैल्यूएबल आर्चीव होल्डिंग है, साथ में ही लाइब्रेरी के जो कलेक्शंस हैं उनको हम लोग संरक्षण करेंगे यानी कि कंजर्व करेंगे और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करेंगे। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियां जिसमें श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। स्मरणीय तथ्य क्या है, क्या याद रख सकते हैं? तो यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। बस नाम याद रखेंगे कि अगर प्रश्न पूछेगा कि यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड की बैठक कहाँ हुई थी तो आप बताएंगे कि पेरिस में हुई थी, जहाँ पर 74 नई दस्तावेजीय धरोहर को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिससे इसमें जो प्रविष्टियां हैं वो 570 हो गई। इस बैठक में भारत की प्राचीन और अमूल्य श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को शामिल किया गया। अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या 11 हो गई है, जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्र रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या 3 है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो प्रश्न पूछ सकता है वो इस प्रकार पूछ सकता है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या कितनी है। तो आपको उत्तर देना है कुल 11 प्रविष्टियां हो चुकी हैं, जबकि एशिया प्रशांत के क्षेत्रीय रजिस्टर जो यूनेस्को का है उसमें मात्र भारत की 3 प्रविष्टियां शामिल हैं। दोनों पांडुलिपियां मूलतः संस्कृत भाषा में रचित है, चाहे वो नाट्यशास्त्र हो भरत मुनि का या फिर श्रीमद् भगवद गीता हो जो भारत की प्राचीन शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। आगे चलते हैं कि ये पांडुलिपियां पुणे महाराष्ट्र स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित हैं, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहों का स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। तो आपको याद होगा कि एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ था कि जो चाणक्य की बुक है या सुश्रुत संहिता है उसमें कितने अध्याय हैं। तो अध्यायों पर भी गौर करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 700 श्लोक और 18 अध्याय के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करता है। 18 अध्याय तो हम सभी को पता होता है, लेकिन 700 श्लोकों की जानकारी थोड़ी कम होती है। श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य भारत के छठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 तक का हिस्सा है। तो यानी कि ये महाभारत जो है उसका छठा खंड भीष्म पर्व है, उसके अध्याय 23 से 40 तक का हिस्सा है। यह युद्ध क्षेत्र संवाद है जहां अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व संवाद होता है। इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित माना जाता है। वहीं बात करें नाट्यशास्त्र की तो इसमें नृत्य, नाटक और संगीत पर लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ इसे माना जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के भारत की कलाओं का वर्णन है। इसे ऋषि भरत मुनि द्वारा रचना किया गया था और यह ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध अर्थात कोडिफाई किया गया। नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है। तो इसका ये नाम बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि पंचम वेद कौन सा है, तो पंचम वेद जो है नाट्यशास्त्र है। ठीक है, इसमें 36,000 श्लोकों का एक विशाल ज्ञान कोश था जिसे गंधर्व वेद भी कहा जाता था। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्यशास्त्र के रूप में संकलित किया है। अब जो आता है हम लोग का महाकुंभ 2025 प्रयागराज, तो इसे हम लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हम लोग हौले हौले धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स ले आएंगे। तो इस लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।